आदि, क्या तुम तेजपाल चौहान को जानती हो? मतलब तुमने कभी उनके बारे में बताया नहीं? प्रोफेसर सिंह ने पूछा। डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली मोहित चौहान मेरे बायोलॉजिकल फादर और तेजपाल चौहान मेरे दादा है। आद्रिका ने एक लंबी सांस लेकर कहा। ओह, तो तुम आद्रिका चौहान हो? प्रोफेसर सिंह ने कहा। नो डॉक्टर, मैं सिर्फ डॉक्टर आद्रिका हूँ, सिर्फ डॉक्टर आद्रिका हूँ मैं। आद्रिका ने कहा। क्या लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और व्यास सिंह ठाकुर का उन सबसे क्या रिश्ता है? प्रोफेसर सिंह ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर, बात बहुत पहले की है, तब हम सब गांव में रहा करते थे। मैं 5 या 6 साल की रही होंगी उस समय। गांव में कई रूढ़िवादी प्रथाएं होती थी, जिसमें एक प्रथा बाल विवाह की भी थी। मम्मा और बाबा की शादी मनपसंद थी और उनके परिवार वाले उन दोनों की शादी के लिए मान भी गए थे, क्योंकि तेजपाल चौहान और नाना दोस्त थे। मम्मा शहर में पढ़ी लिखी थी और इसीलिए दुनियादारी की समझ थी उन्हें। मेरे दादा यानी तेजपाल चौहान भी मेरी शादी बचपन में ही करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी सगाई अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दी। उस दिन मम्मा अपने मायके गई हुई थी। जब मम्मा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बात का काफी विरोध किया, लेकिन गांव के मुखिया के आगे कोई और क्या ही मम्मा का साथ देता। मम्मा ने अपने साथ कई लोगों को बाल विवाह के नुकसान बताए और काफी विरोध किया, लेकिन उनकी मर्जी के बावजूद तेजपाल चौहान ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी मम्मा नहीं चाहती थी कि मेरा बचपना, मेरी जिंदगी खराब हो। उन्हें फिर नैना की फिक्र होने लगी। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मम्मा मुझे और नैना को उस रूढ़िवादी गांव, उनकी दकियानुसी प्रथाओं के आगे भेंट चढ़ाने से बचाने के लिए हमें लेकर भाग गई। मम्मा मुझे और नैना को लेकर भाग रही थी। मुझे उस समय कुछ भी नहीं समझ आता था। आखिर मैं एक छोटी बच्ची थी। रास्ते में हमें बाबा मिल गए। उन्होंने हम तीनों को गाड़ी में बिठाया और शहर की ओर बढ़ गए, लेकिन हमारे पीछे तेजपाल चौहान और उनके आदमी भेजे जा चुके थे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उनकी आदमियों की गाड़ी नहर में गिर गई। बाबा ने हमें शहर तक छोड़ा और मम्मी से कहा कि वो उन्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए उनकी मदद कर रहे हैं एक आखिरी बार, लेकिन इसके आगे उनका ख्याल वो नहीं रख पाएंगे। अगर कभी भी तेजपाल चौहान ने हमें ढूंढ निकाला तो वे मदद नहीं कर पाएंगे उनकी, इसीलिए मम्मा हमें दिल्ली लेकर आ गई। ये बातें तो मुझे कुछ साल पहले ही पता चली, क्योंकि बचपन में क्या हुआ, मेरे पापा कौन है, हमारे परिवार में कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस बाबा का चेहरा और नाम याद था। जब मम्मा ने मुझे ये सब बताया तो तेजपाल चौहान ये नाम मेरे दिमाग में ही रह गया, और ये भी कि मम्मा मुझे और नैना को इतने सालों से उनकी रूढ़िवादी प्रथाओं से, उनके उस खतरनाक परिवार से प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन आज सब खत्म हो गया डॉक्टर, आद्रिका ने कहा, और वो निराश हो गई। जानते हैं डॉक्टर, मेरी मम्मा बाबा से बहुत प्यार करती है। वो हर रात रोती थी उन्हें याद करके। वो मेरी वजह से अपने पति से दूर रही और मुझे भी खुद से दूर कर दिया। वो हमेशा कहती रहती है कि मेरी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो मुझसे कभी भी प्यार भरी बातें नहीं करती थी। जानते हैं, जब वो नैना से प्यार करती थी तो मैं उन्हें देखकर बिना आंसुओं के रोते रहती। मुझे हमेशा लगता था कि काश मुझे भी मम्मा प्यार करे। लेकिन डॉक्टर, जब भी मैंने मेरे और नैना के बीच भेदभाव का कारण पूछा तो वो हमेशा मुझे दोष देती। जानते हैं आप, उन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपने परिवार, अपने पति को छोड़ दिया, तो उस दिन मेरे दिल ने क्या कहा? उस दिन मेरे दिल ने कहा कि अगर मेरी आजादी के बदले मेरी मम्मा अपने परिवार, अपने प्यार को चुनती तो शायद मैं ज्यादा खुश रहती। ऐसा होता ना डॉक्टर, कम से कम मम्मा अपने पति के साथ रहती, शायद मुझे कभी प्यार मिल पाता माँ का। दुखता है डॉक्टर, यहाँ बहुत दुखता है। जब भी महसूस होता है कि मेरी माँ होने के बावजूद कभी भी मुझे मेरे माँ का प्यार नहीं मिला तो बहुत दुखता है यहाँ, बहुत डॉक्टर, बहुत। आद्रिका ने अपने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, इट्स ओके आदि, जो बीत गया सो बीत गया। संभालो खुद को, और आगे और भी मुश्किलें आएंगी, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। प्रोफेसर सिंह ने आद्रिका को अपने गले से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आदि, क्या व्यास सिंह ठाकुर ही वो लड़का है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? प्रोफेसर सिंह ने कुछ याद करके अपना अनुमान लगाते हुए कहा, पता नहीं डॉक्टर, हो सकता है। मुझे कुछ भी याद नहीं है बचपन की बात। जब हम उस प्रोजेक्ट के लिए वहां गांव गए थे तो मुझे एक बेचैनी महसूस हुई। मुझे सिर्फ पिल्लई गांव याद आया, क्योंकि मम्मा ने बताया था। और फिर जब तेजपाल चौहान और मोहित चौहान कैंप में आए तो मुझे मम्मा की बताई बातें याद आने लगी। उस दिन मैंने कई सालों बाद अपने बाप को देखा। मुझे उनके चेहरे के अलावा कुछ भी याद नहीं आया। आखिर कैसे भूलती मैं अपने पिता को, जिसे पैदा होते ही देखा, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, उसे कैसे भूल सकती हूँ? और उस दिन जब अखिल चौहान से मिली तो लगा मैं उसे जानती हूँ। फिर याद आया कि यही मेरा परिवार है। मैंने उस दिन जी भर के अपने पिता को देखा और वहां से हमेशा के लिए चली आई। आद्रिका ने कहा, डॉक्टर, सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। एक नर्स ने आद्रिका के ऑफिस का दरवाजा खटखटाते हुए कहा। डॉक्टर सिंह और डॉक्टर आद्रिका ने हाँ में सिर हिलाया और वो नर्स वापस चली गई। डॉक्टर आप चलिए, मैं चेंज करके आती हूँ, आद्रिका ने कहा तो प्रोफेसर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। आद्रिका ने अलमारी से हॉस्पिटल के नीले रंग के कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर अपनी माँ के रूम की ओर बढ़ गई। अपनी माँ के रूम तक जाते समय उसका सामना एक बार फिर ठाकुर और चौहान से हो गया। उन्हें वो नजरअंदाज करती हुई अपनी माँ के कमरे में चली गई। वो वहां आई तो मोहित चौहान कामना जी के हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और एक और नैना खड़ी हुई सिसक रही थी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, आद्रिका ने कहा और वहां 2 वार्ड बॉय से कामना जी को सर्जरी रूम की ओर ले जाने के लिए कहा। टुक्कू बेटा, मोहित जी ने प्यार से कुछ कहना चाहा ही था कि आद्रिका उन्हें टोकते हुए कहने लगी, मिस्टर चौहान, आप अपनी बेटी के साथ बाहर जाकर इंतजार कर सकते हैं। इनफैक्ट बेहतर ये होगा कि आप अपने साथ आई बारात को लेकर वापस चले जाएं अपने गांव, अपने बीवी बच्चों के पास। नैना ने ये सुना तो वो हैरानी से मोहित जी को देखने लगी। आद्रिका कामना जी को सर्जरी रूम की ओर ले जाने लगी। तभी प्रोफेसर सिंह उन्हें कॉरिडोर में मिले। वो चलते चलते आद्रिका से कहने लगे, आदि, क्या तुम सच में ये सर्जरी करना चाहती हो?
अगर तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो, मैं संभाल लूंगा। आद्रिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी, डॉक्टर मैं ये करना चाहती हूँ। प्रोफेसर सिंह कहने लगे, तो फिर ठीक है। कुछ देर बाद वो लोग सर्जरी रूम से बाहर आए। वे लोग अपने मास्क, ग्लव्स और सर्जिकल गाउन ट्रैश कैन में डालकर अपने हाथ धोने लगे। आदि तुम घर चल रही हो? प्रोफेसर सिंह ने कॉरिडोर से चलते चलते कहा। तभी तेजपाल चौहान और व्यास उन दोनों का रास्ता रोककर कहे, डॉक्टर कैसी है इसकी माँ? तेजपाल चौहान ने आद्रिका की ओर इशारा करते हुए कहा। तो आद्रिका प्रोफेसर सिंह की ओर मुड़कर कहने लगी, डॉक्टर आज मैं घर नहीं जा रही हूँ, आप मिष्टी को लेकर चले जाइए और भाई से कह देना कि मेरे कपड़े पैक कर दे और आप वो लेकर आ जाइएगा कल। प्रोफेसर सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया तो आद्रिका वहां से नैना के पास चली गई। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन में चली गई। उसने कैंटीन से खाना लिया। वहां के खाने में लौकी दाल और रोटी थी। खाना लेकर वो एक खिड़की के पास वाली टेबल पर आकर बैठ गई। नैना उसके सामने बैठी खाने को घूर रही थी। आद्रिका अपना खाना खाते हुए कहने लगी, खाने को सिर्फ घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, चुपचाप खाना खाओ और घर जाकर सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर मम्मा के पास। लेकिन क्या मम्मा ठीक हो जाएंगी? नैना ने पूछा। तो आद्रिका आराम से खाना खाते हुए कहने लगी, देखो नैना, मम्मा अभी भी खतरे में है। हाँ उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसीलिए तुमको हर हाल में लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दीदी आप ये बात इतनी आराम से कैसे कह सकती है? वहाँ मम्मी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप यहाँ आराम से खाना खा रही है, आपके अंदर फीलिंग्स है भी कि नहीं? वो कहकर रोते हुए नैना वापस ऊपर चली गई। कैंटीन के दरवाजे पर खड़े भगवंत सिंह ठाकुर, तेजपाल चौहान, मिहिर चौहान, आनंद और व्यास उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। दादू चलिए होटल, हमने कमरा बुक किया हुआ है, आनंद ने कहा तो वो लोग वहां से चले गए। व्यास अभी दरवाजे पर खड़ा हुआ आद्रिका को ही घूर रहा था। आद्रिका ने एक नजर जाती हुई नैना को देखा और फिर खाना खाने लगी। उसे रोना आ रहा था लेकिन वो खुद को रोके हुई थी। एकाएक वो अपने पास रखी हुई हरी मिर्च खाने लगी। कुछ देर उसे घूरने के बाद व्यास भी वहां से चला गया। आद्रिका कैंटीन से निकलकर राउंड पर चली गई और उसके बाद हॉस्पिटल में स्थित लाइब्रेरी में आ गई। वो लाइब्रेरी के कोने में खिड़की के पास जाकर फर्श पर ही अपने दोनों पैरों को मोड़कर उसमें अपना सिर टिकाकर बैठ गई और कुछ देर बाद वो वहीं फर्श पर ही सो गई। सुबह जब आद्रिका की नींद खुली तो उसने खुद को लाइब्रेरी में ही पाया। वो उठी और मुंह धोकर एक बार फिर से अपनी माँ के कमरे की ओर चली गई। उसने देखा कि उसकी मम्मा को वाइटल साइन चेंज हुए थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ी खुश हो गई थी। व्यास तेजपाल जी के साथ वहां सुबह आ चुका था। मोहित जी कहने लगे, बेटा कैसी है तुम्हारी माँ? अभी ठीक है, थोड़ी इंप्रूवमेंट है, लेकिन इन्हें कब तक होश आएगा कुछ कह नहीं सकते, आद्रिका ने कहा। तभी वहां एक नर्स आई और कहने लगी, डॉक्टर चौहान आपको मीटिंग रूम में बुलाया है, चीफ ने, मीटिंग बोर्ड ने बुलाई है और उसके बाद एक बच्चा है हामिद, उसकी सर्जरी है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, आद्रिका ने कहा और प्रोफेसर सिंह को फोन करने लगी। उसने अपने कपड़ों को एक अजीब सी निगाहों से देखा, फिर अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। व्यास उसे गौर से देख रहा था। वो जब से आया था उसने एक बार भी आद्रिका से बात नहीं की थी। फिर वो वहां से चला गया। आद्रिका वापस पीछे मुड़ी और नैना से कहने लगी, नैना घर जाकर फ्रेश हो जाओ और आते समय मेरे लिए कपड़े लेकर आना। प्रोफेसर सिंह पता नहीं कहाँ रह गए। ये कहकर वो मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। वो मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वहां तेजपाल चौहान, भगवंत सिंह ठाकुर और आनंद चौहान भी बोर्ड के मेंबर्स के साथ बैठे हुए थे। आइए डॉक्टर आद्रिका, सबसे पहले तो हम आपकी माँ के साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। बोर्ड के एक मेंबर ने कहा, इट्स ओके सर, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आद्रिका ने कहा, डॉक्टर आद्रिका हमने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया है कि आज आपका इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन है। आपको इस हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। सिर्फ इस हॉस्पिटल में ही नहीं, आप हमारे कोई भी ब्रांच हॉस्पिटल में, मतलब किसी भी शहर में हमारे ब्रांच हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपके दादा साहेब श्री तेजपाल चौहान जी ये चाहते हैं। लेकिन हामिद का केस अभी भी उलझा हुआ है और उसका ट्यूमर सिर्फ आप निकाल सकती हैं, इसीलिए आप ये सर्जरी कर सकती हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में ये आपकी लास्ट सर्जरी होगी, बोर्ड के एक मेंबर ने कहा। तो आद्रिका ये सुनकर हैरान रह गई। वो गुस्से से तेजपाल चौहान को घूरने लगी। उसकी नजर व्यास पर पड़ी। व्यास वहां बैठा आद्रिका की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। आद्रिका अपने गुस्से में काबू करते हुए कहती है, इट्स ओके सर, क्या मैं जा सकती हूँ? जी हाँ डॉक्टर, आप जा सकती हैं, बोर्ड के एक मेंबर ने कहा। तो आद्रिका वहां से चली गई। वो तेजी से अपने सीक्रेट प्लेस जो कि लाइब्रेरी का वो कोना था वहां चली गई और गुस्से में टहलने लगी। उसका एक हाथ माथे पर था और एक हाथ कमर पर, और वो गुस्से में टहल रही थी। प्रोफेसर सिंह आज देर से हॉस्पिटल आए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने भी एक बार कामना जी को चेक किया और वहां से आद्रिका को फोन करते हुए कॉरिडोर की ओर चले गए। नैना रुको, मैं ले चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर, व्यास ने नीचे पार्किंग में खड़ी नैना से कहा। तो वहां नैना हैरानी से व्यास को देखने लगी। थैंक यू, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, ये कहकर नैना आगे बढ़ने लगी। तुम्हारे बाबा ने भेजा है मुझे तुम्हारे पास। व्यास ने साफ झूठ बोलते हुए नैना को देखा। ठीक है, बाबा ने भेजा है तो चलिए, नैना ने कहा। तो व्यास उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी घर की ओर चल दिया। व्यास और नैना घर आए तो नैना व्यास से कहने लगी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप यहीं बैठकर आराम कीजिए। व्यास ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। नैना के अपने कमरे में जाते ही व्यास पूरे फ्लैट का मुआयना करने लगा। फ्लैट छोटा लेकिन खूबसूरत था। एक हॉल, 3 बेडरूम, एक किचन और एक स्टडी रूम था, जिसे आद्रिका ने लाइब्रेरी में तब्दील किया हुआ था। वो सारी जगह घूमते हुए आद्रिका के कमरे में पहुंच गया। उसने देखा एक बहुत ही साफ सुथरा कमरा, जिसमें बीच में पलंग और पलंग के एक साइड बाथरूम और अलमारी और दूसरी साइड खिड़की और बालकनी थी।
खिड़की से ही उसकी स्टडी टेबल लगी हुई थी, जबकि पलंग के ठीक सामने एक सोफा और टेबल रखा हुआ था और उसके पीछे एक रैक थी जो किताबों से भरी पड़ी थी। पलंग के पीछे की दीवार आद्रिका, उसके दोस्त नैना और कामना जी के फोटोग्राफ से सजी हुई थी। व्यास गौर से उसके फोटोज देखने लगा। उन फोटोग्राफ में आद्रिका के कॉलेज टाइम की, लद्दाख ट्रिप की और कई यादगार पलों की तस्वीरें लगी हुई थी। तभी नैना वहां आई और वो व्यास को वहां देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नैना ने कहा। ऐसे ही बोर हो रहा था तो सोचा कि आपका घर देख लूं। व्यास ने इधर उधर देखते हुए कहा। ठीक है, आप चलिए, मैं दी के कपड़े लेकर आती हूँ। नैना ने कहा तो व्यास ने अपने बालों पर हाथ फेरकर अपना सिर झुका लिया और नीचे जाने लगा। नैना भी मुंह बनाते हुए आद्रिका के कपड़े पैक करने लगी और कुछ देर बाद वो बिल्डिंग से नीचे उतर गई। प्रोफेसर सिंह पूरे हॉस्पिटल में आद्रिका को ढूंढ चुके थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि आद्रिका अब यहाँ काम नहीं कर सकती, तो वो समझ गए कि आद्रिका कहाँ गई होगी। वो भी लाइब्रेरी गए और उसी कोने में चले आए। उन्होंने देखा आद्रिका दोनों पैर मोड़कर अपना सिर झुकाकर बैठी थी। प्रोफेसर सिंह उसके सामने आकर बैठ गए तो आद्रिका बिना उनकी ओर देखे कहने लगी, डॉक्टर सब मुझसे धीरे धीरे छीनते जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आदि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रोफेसर सिंह ने परेशानी से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन आद्रिका बिना उनकी बात सुने कहने लगी, मम्मा सच्ची कहती थी कि ये लोग किसी भी लड़की का भला होते देख ही नहीं सकते। निकाल दिया मुझे हॉस्पिटल से, ऊपर से कोई भी ब्रांच हॉस्पिटल में मुझे काम नहीं मिलेगा। इट्स ओके आदि, हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है यहाँ, तुम्हारा करियर ब्राइट है, तुम चिंता मत करो। प्रोफेसर सिंह ने कहा। कैसे चिंता ना करूं डॉक्टर? मैं कोई भी हॉस्पिटल में काम करूं, ये लोग या तो उस हॉस्पिटल को खरीद लेंगे या मुझे मजबूर करेंगे। आद्रिका ने कहा। डॉक्टर, मैंने सब सोच लिया है। आप भी जानते हैं कि मम्मा की मौत को हम टाल नहीं सकते और ये लोग उनकी मौत के बाद हम दोनों बहनों को वापस गांव ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे और इसकी शुरुआत वे लोग यहीं से कर चुके हैं, मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर। आद्रिका ने कहा। प्रोफेसर सिंह उसे हैरानी से देखने लगे तो आद्रिका उनकी आंखों में देखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि गलत है कि मम्मा की मौत का इंतजार हम करेंगे, लेकिन डॉक्टर, मुझे मेरी बहन की चिंता है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर, मॉम की मौत के बाद हमें पहले नैना को छिपाकर वापस मंडी भेजना होगा, वो वहीं सेफ रहेगी क्योंकि कोई उसका पता नहीं जानता। और मेरा ख्याल मैं रख सकती हूँ, लेकिन नैना मेरी कमजोरी है और मैं नहीं चाहती कि वो लोग इसका फायदा उठाएं। बाबा ने पहले ही मम्मा से कहा था कि एक बार अगर हम तेजपाल यादव की पकड़ में आ गए तो हमारी मदद कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? प्रोफेसर सिंह ने कहा। डॉक्टर, मैं वंश के पास जाऊंगी, लंदन। वहां पर मुझे जॉब मिल जाएगी आराम से। एक बार वहां पहुंच गई तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो प्रोफेसर सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन कोई था जो किताबों की आड़ में खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। भाग 17। डॉक्टर, आप मेरी इस हॉस्पिटल में आखिरी सर्जरी में मुझे असिस्ट करेंगे? आद्रिका ने कहा। ठीक है, प्रोफेसर सिंह ने कहा। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आकर सर्जरी के लिए तैयार होने लगे। वो लोग उस बच्चे के रूम में गए और उस कॉरिडोर से होते हुए सर्जरी रूम की ओर जाने लगे। ये चैम्प, डर तो नहीं लग रहा है ना? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछा। थोड़ा सा उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। जानते हो, आज के बाद तुम फुटबॉल खेल पाओगे और आज जो तुम्हारे पेट में दर्द है ना, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नर्स, इसे लेकर जाओ, मैं अभी आती हूँ। आद्रिका अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। वहाँ नैना और मोहित जी पहले से ही बैठे हुए थे। आद्रिका ने उनके वाइटल साइन चेक किए और नर्स को उनका ख्याल रखने को कहकर सर्जरी करने के लिए चली गई। आद्रिका सर्जरी कर ही रही थी कि सर्जरी रूम में उपस्थित टेलीफोन बजने लगा। एक नर्स ने फोन पिक किया और कुछ बात करने के लिए वापस फोन रख दिया। वो वापस आई और कहने लगी, डॉक्टर आद्रिका, आपकी माँ को होश आ गया है। ये सुनते ही आद्रिका, जो कि स्टिचिंग कर रही थी, उसके हाथ रुक गए। वो हैरानी से प्रोफेसर सिंह को देखने लगी। डॉक्टर आद्रिका, फोकस, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, जल्दी कीजिए। प्रोफेसर सिंह ने कहा तो आद्रिका फिर से सर्जरी में ध्यान देने लगी। करीब 3 घंटे की सर्जरी के बाद 3 बजे आद्रिका बाहर आई। तेजी से वो अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। वो अपनी माँ के कमरे में आई तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। उसने देखा कामना जी मोहित जी का हाथ पकड़े हुए हैं और मुस्कुरा रही हैं, जबकि उसका दूसरा हाथ नैना पकड़ी हुई है और वो रो रही है। मोहित जी भी रो रहे हैं। कामना जी की नजर आद्रिका पर पड़ी तो उन्होंने अपनी आंखों से उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसने उनके वाइटल साइन पर नजर डाली जो कि नॉर्मल नहीं थे। ये देखकर वो परेशान हो गई। कामना जी ने अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और धीरे धीरे कहने लगी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अब तुम्हें और नहीं बचा सकती। तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी और अब तुम कैसे करती हो वो सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम्हारी वजह से नैना मुश्किल में पड़े। उसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुम्हारे बाबा अब कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। तुम्हें ही नैना और खुद का ख्याल रखना होगा। तुम्हें नैना की हिफाजत करनी होगी, उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करनी होगी। ये सब कहते हुए उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोले जा रही थी, मुझे माफ कर देना मेरी जान। मैंने सिर्फ अपने गुस्से की वजह से तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें जताया नहीं। लेकिन मेरी बच्ची, अगर तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हें लेकर कभी भागती ही नहीं उस रूढ़ीवादी गांव से।
मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दोगी ना? ये सुनते ही आद्रिका भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हाँ में सिर हिलाया। कामना जी एक बार फिर से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे बाबा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें तुम दोनों माफ कर देना। तुम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एक आखिरी ख्वाहिश थी मेरी मरने से पहले, तुम्हारे बाबा को देखने की, और वो भी अब पूरी हो गई। तो मुझे अब जाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आद्रिका फूट फूट कर रोने लगी थी तो कामना जी उसका हाथ पकड़कर कहने की कोशिश करने लगी, तुम्हें कसम है बच्ची, अपनी बहन का अपने से ज्यादा ख्याल रखना है। मेरी जान बसती है उसमें। उसे अगर कुछ होगा तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरी बेटी का ख्याल रखना तुम अपने बाबा का। ये कहते हुए कामना जी शांत हो गई हमेशा के लिए, और आद्रिका उन्हें बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए उनके हार्ट को दबाकर सीपीआर दे रही थी। नैना और मोहित जी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और आद्रिका वहीं अपनी जगह पर जड़ हो चुकी थी। वहां खड़े एक और डॉक्टर ने डेथ का टाइम नोट किया और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। आद्रिका जैसे वहां होकर भी वहां थी ही नहीं। 6 बजे कामना जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद व्यास और भगवंत ठाकुर, तेजपाल चौहान, आनंद और मोहित जी आद्रिका के घर आए हुए थे। प्रोफेसर सिंह भी वही थे। उनका मोबाइल बार बार बज रहा था तो उन्होंने सबसे विदा ली और अपने फ्लैट में आ गए। नैना और मोहित जी एक कोने में एक दूसरे को गले लगाए बैठकर रो रहे थे और बाकी सब वही हॉल में बैठे हुए थे। आद्रिका ना जाने कब से अपनी माँ के कमरे में बैठी हुई थी और बिना आंसू बहाए कामना जी की फोटो को एक टक देखे जा रही थी। वो पिछले 2 दिनों से एक ही कपड़ों में थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा। अचानक आद्रिका के कानों में ये शब्द गूंजने लगे तो आद्रिका अपनी खोई दुनिया से वापस इस दुनिया में आ गई। वो उठी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। हॉल में बैठे सारे लोग उसे देखने लगे, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज किया और अपने कमरे में जाकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो नहाकर वापस आई। वो पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी तो तेजपाल चौहान कहने लगे, सुनो लड़की। आद्रिका जाते जाते रुक गई और तेजपाल को घूरने लगी। तेजपाल चौहान कहने लगे, सुनो लड़की, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है और तुम हमारे घर की औलाद हो, तो हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम पैकिंग करो अपनी और अपनी बहन की। हम कल शाम तुम्हें अपने साथ वापस गाँव लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम दोनों आपके साथ नहीं आ सकते मिस्टर चौहान, तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ वापस अपने गांव चले जाएं। मैं बालिक हूं और डॉक्टर हूं, इतना तो कमा ही सकती हूँ कि अपना और अपनी बहन का पेट भर सकूं। आद्रिका ने सपाट स्वर में जवाब दिया तो तेजपाल चौहान बौखला गए और गुस्से से मोहित जी को देखने लगे। तो मोहित जी आद्रिका को मनाने की कोशिश करते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारे दादा साहब ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। गाँव में सब कुछ है, तुम्हारा अपना परिवार है और अपने परिवार के होते हुए तुम यहाँ अकेले, ये सब ठीक नहीं है बेटा। देखिए मिस्टर चौहान, मेरा परिवार मेरी माँ के जाने के बाद मेरी बहन है और उसका ख्याल मैं बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, और हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप हमारे घर से चले जाइए, आद्रिका ने कहा और वहां से चली गई। भगवंत सिंह गुस्से में कहने लगे, तेजपाल, इस लड़की को तो वापस गाँव में ही आना होगा, चाहे अपनी मर्जी से आए चाहे जबरदस्ती। तुम इसे अपने तरीके से मना लो, वरना व्यास तो है ही। तेजपाल चौहान ने हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगे, अब सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इसे जबरदस्ती लेकर जाना होगा। व्यास और आनंद, ये जिम्मेदारी तुम दोनों की है, तुम्हें इन दोनों को गांव लाना होगा। तब तक हम शादी की तैयारी शुरू करवाते हैं। व्यास और आनंद ने हाँ में सिर हिला दिया और नैना उन सबको गुस्से से घूरने लगी। कुछ देर बाद वे लोग वापस अपने होटल चले गए। अगली सुबह वे लोग एक बार फिर से आद्रिका के फ्लैट में आ धमके, लेकिन फ्लैट में ताला लगा देखकर हैरान रह गए। मोहित जी के चेहरे पर एक पल के लिए एक मुस्कान आई, लेकिन फिर परेशानी की लकीरें उभर आई। दादा साहिब, नाना साहिब, आप दोनों वापस घर जाइए, हम आनंद और मोहित अंकल आद्रिका और नैना को लेकर आएंगे, व्यास ने कहा। तो तेजपाल चौहान और भगवंत सिंह ठाकुर ने हाँ में सिर हिलाया और गांव के लिए निकल गए। दोपहर तक भी जब नैना और आद्रिका व्यास, आनंद और उनके गार्ड्स को नहीं मिली तो वे गुस्से से शहर के चारों ओर उन दोनों को ढूंढने लगे। अचानक व्यास के दिमाग में कुछ खटका और वो मुस्कुरा दिया। शाम के 7 बजे आद्रिका समुद्र किनारे हल्के अंधेरे में बैठी हुई थी। उसके छोटे बाल खुले हुए थे। उसने काले रंग की शर्ट और काले रंग का हॉट पैंट पहन रखा था। उसकी आंखों में काले ही रंग का चश्मा लगा हुआ था, जिससे वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को लोगों से छिपा रही थी, और एक बड़ा सा बैग साइड में रखा हुआ था और प्लेन की टिकट उसके हाथों में थी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा, जिसमें डॉक्टर निया का कॉल आ रहा था। आद्रिका ने हैरानी से अपने फोन को देखा और पिक किया तो दूसरी ओर से डॉक्टर निया कहने लगी, डॉक्टर आद्रिका, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीमेल में कुछ सेंड किया है, गौर से देख लेना और मेरे पति का पीछा छोड़ देना। क्या मतलब? आद्रिका ने हैरानी से कहा, मतलब ये कि आज प्रोफेसर अबीर और मैंने शादी कर ली है, तो अब तुम हमारी जिंदगी से निकल जाओ हमेशा के लिए, निया ने कहा और फोन रख दिया। आद्रिका ने हैरानी और आश्चर्य से अपने फोन को देखा और कांपते हाथों से जीमेल खोला। उसने देखा निया ने उससे कुछ फोटोज सेंड की है। जैसे जैसे आद्रिका उन फोटोज को देखती, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जाती। वो ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर सिंह थे। प्रोफेसर सिंह कुछ कहने लगे, आद्रिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यही ना कि आपने शादी कर ली है डॉक्टर निया से? आद्रिका ने कहा तो प्रोफेसर सिंह हैरानी से आद्रिका को देखने लगे। यही बताना चाहते थे ना आप?
और ये भी कि जिस बच्चे को डॉक्टर निया ने जन्म दिया है, जिसे हम सब डॉक्टर निया और डॉक्टर कॉल का बच्चा समझ रहे हैं, वो आपका और डॉक्टर निया का बच्चा है। और क्या बताना चाहते थे आप? ये कि कैसे आपने अपने भाई जैसे दोस्त को उसकी बीवी के साथ मिलकर धोखा दिया? हाँ, कहकर आद्रिका ने अपने मोबाइल की स्क्रीन सामने कर दी और उसे पल पल में बदलने लगी। फोन में एक के बाद एक प्रोफेसर सिंह और डॉक्टर निया की शादी की, उन दोनों के अतरंग पलों की, उनके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और डीएनए रिपोर्ट की तस्वीरें सामने आने लगी। आदि यार बात सुनो, जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो यार, प्रोफेसर सिंह ने कहा। और क्या सुनूं या क्या देखूं डॉक्टर? अपना सब कुछ माना मैंने आपको, और आपने क्या किया डॉक्टर? हमारे रिलेशन के होते हुए भी आप किसी और के साथ सो गए। चलिए फिर भी एक मौका देती हूँ आपको, तो कहिए क्या कहना है अपनी सफाई में, आपको बताइए, आद्रिका ने रोते हुए कहा। आदि यार, डॉक्टर निया और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो नशे में हुआ था। बहुत बड़ी गलती हो गई थी हम दोनों से। उस दिन के बाद से निया और मैं कभी भी अकेले नहीं मिले हैं। निया भी नहीं जानती कि ये मेरा बच्चा है। जब वो पैदा हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप ना निया से मैच किया और ना ही डॉक्टर कॉल से। तब जाकर निया को यकीन हुआ कि ये हम दोनों का बच्चा है। यार वो उस बच्चे को अकेले नहीं पालना चाहती थी, वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाने की बात कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उस बच्चे की परवरिश कर लूंगा, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। जानती हो, उसने मुझे तुम्हारी वो वीडियो दिखाई जब तुम एक्सीडेंट स्पॉट पर एक आदमी का इलाज कर रही थी और तुमने उस आदमी को उसकी पुरानी बीमारी के बारे में जाने बगैर उसे वो इंजेक्शन लगा दिया था जो उसे सूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उस वक्त तुम उसे बचाना चाहती थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम वो इंजेक्शन नहीं भी देती तो भी वो मर ही जाता। लेकिन ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी को भी दर्शा रहा था। मेरी बहन ने कभी इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि तुम अपना कॉन्फिडेंस खो दोगी जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। इसीलिए उसने तुम्हें बचाए रखने के लिए सारी गलती हॉस्पिटल पर डाली। लेकिन पता नहीं कैसे निया को ये सब कुछ पता चल गया। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी और मेरी बहन को भी। इसीलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और ये फोटो भी उसी दिन की है जब मैं और निया नशे में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। डॉक्टर कॉल ने निया को ब्लैकमेल करने के लिए ये फोटो ली थी, जिससे वो हॉस्पिटल के सारे शेयर को अपने नाम करवा सके, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। इस फोटो के बारे में मुझे आज ही पता चला, प्रोफेसर सिंह ने अपनी सफाई में कहा। वाह, कितने मतलबी हैं आप डॉक्टर। अभी भी खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, अभी भी आप सिर्फ कारण बता रहे हैं कि आपने निया से शादी क्यों की। डॉक्टर, बात यहाँ भरोसे की थी, भरोसे की। मैंने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था डॉक्टर, और आपने लेकिन थैंक यू डॉक्टर, मेरे दर्द में मलहम लगाने के बजाय उसमें नमक छिड़कने के लिए थैंक यू, आद्रिका ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया डॉक्टर? आज तो मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन आपने ये मेरी जर्नी, मैं क्या करूं डॉक्टर? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आद्रिका ने प्रोफेसर सिंह की कॉलर पकड़कर रोते हुए कहा। तभी आद्रिका का फोन फिर से बजने लगा। इस बार उसने अनोन नंबर को देखा। आद्रिका खुद को संभालने की कोशिश करते हुए फोन पिक करती है तो दूसरी ओर से व्यास कहने लगा। डॉक्टर, हम यहाँ रोड के किनारे खड़े हैं, चुपचाप अपना बैग पकड़ो और गाड़ी में आकर बैठो, हम गाँव जा रहे हैं। देखो, कहीं और भागने की सोचना भी मत, क्योंकि हमने नैना को उसके दोस्त लावण्या के घर से पकड़ लिया है और आनंद और मोहित अंकल उसे लेकर गांव के लिए निकल गए हैं। अगर तुम्हें अपनी बहन की चिंता नहीं है तो तुम जो करना चाहती हो करो। अब तुम सोच रही होगी कि हमें नैना का कैसे पता चला, तो हमें खुद तुम्हारे प्रोफेसर सिंह ने उसका पता बताया है। ये सुनते ही आद्रिका अपनी जगह पर ही लड़खड़ा गई। प्रोफेसर सिंह उसे संभालने के लिए आगे बढ़े तो आद्रिका ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और एक नंबर डायल किया। नैना ने फोन पिक किया और रोते हुए कहने लगी, दी मेरी फ्लाइट लेट थी, इसलिए मैं लावण्या के यहाँ आ गई, लेकिन आनंद भैया वहाँ आ गए और मुझे जबरन गाँव लेकर जा रहे हैं। लेकिन दी, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं वहाँ अपना ख्याल रख लूंगी। आप लंदन चले जाइए, आप खुद को मेरी वजह से परेशानी में ना डालें। नैना ये क्या कर दिया तुमने? आद्रिका कह ही रही थी कि आनंद उससे फोन छीनकर कहने लगा, देखो लड़की, चुपचाप व्यास के साथ गाँव आ जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस की मदद लेने की सोचना भी मत, क्योंकि यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस हमारे तलवे चाटते हैं। इसीलिए चुपचाप गाड़ी में बैठो और गाँव आ जाओ। ये कहकर आनंद ने फोन रख दिया और नैना के हाथों में थमा दिया। ये सुनते ही आद्रिका फूट फूट कर रोते हुए मचलने लगी। वो अपने पैर पटकने लगी। फिर प्रोफेसर सिंह की कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए वो कहने लगी, क्यों किया आपने डॉक्टर, क्यों? सबसे ज्यादा भरोसा किया था मैंने आप पर। जब आपको पता चला कि नैना की फ्लाइट लेट है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और अगर नहीं भी बताया तो आपने उस व्यास सिंह ठाकुर को क्यों बताया उसका पता? आप जानते थे ना हम दोनों से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन आप तो आस्तीन के सांप निकले। क्या करूं मैं डॉक्टर, क्या करूं? कहते हुए आद्रिका मचलने लगी तो प्रोफेसर सिंह ने जबरदस्ती उसे गले से लगा लिया। आद्रिका उनसे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रोफेसर सिंह की मजबूत बाहों से खुद को छुड़ा नहीं पाई और फिर खुद भी शांत हो गई। प्रोफेसर सिंह कहीं खो से गए। प्रोफेसर सिंह ने निया से शादी की और घर आए तो निया कहने लगी, आखिर आप मुझसे शादी करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे थे? मैं तो बस ये चाह रही थी कि आप मेरे बेटे को बचा लें, क्योंकि उसकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। उसके कैंसर से उसे आप ही निजात दिला सकते हैं। वो आपका बेटा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने मेरे बेटे के लिए इतना किया, थैंक यू। उसे अपने बाप का तो प्यार मिलेगा, बदले में मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं मिष्टी का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे एक माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगी।
प्रोफेसर सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया और निराश से सोफे में बैठ गए। तभी उसे व्यास का फोन आया। व्यास उससे कहने लगा, डॉक्टर सिंह, सुना है आपने शादी कर ली। बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या आप नैना का पता बताएंगे मुझे? देखिए, मना तो कर सकते हैं नहीं आप, क्योंकि आपकी बहन डॉक्टर रूही हमारे कब्जे में है। यकीन नहीं है तो ईमेल चेक कर लेना, एक वीडियो सेंड की है। जल्दी पता भेजना डॉक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि देर करने की वजह से तुम्हारी बहन मारी जाए। और हाँ डॉक्टर, आद्रिका को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। प्रोफेसर सिंह ने वो वीडियो देखी। उसमें उनकी बहन उसके ही घर में कैद थी और उसके आसपास ढेर सारे बंदूकधारी उस पर बंदूक ताने बैठे हुए थे और व्यास उसके सामने बैठा हुआ था। प्रोफेसर सिंह व्यास को फोन मिलाकर कहने लगे, देखो तुम मुझे धमका नहीं सकते हो, मुझे कुछ नहीं पता उन दोनों के बारे में। अच्छा ठीक है डॉक्टर, मत बताओ। तुम हमसे तो उसे बचा लोगे, लेकिन उस मंत्री और उसके अंडरवर्ल्ड के गुंडों से कैसे बचा पाओगे? जानते हो डॉक्टर, आद्रिका की माँ का एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। वो लोग धीरे धीरे तुम्हें, तुम्हारी फैमिली और आद्रिका को मार देंगे। सिर्फ व्यास सिंह ठाकुर ही है जो उसकी हिफाजत कर सकता है। वो अंडरवर्ल्ड के गुंडे तुम्हारी बहन को मारने के लिए उसके घर तक आ चुके हैं। अगर हम लोग सही टाइम पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बहन इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती। अगर तुम हमें उन दोनों का पता बता दोगे तो तुम और वो दोनों फायदे में ही रहोगे। हमारी उससे शादी हो जाएगी तो कोई उस पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को विदेश भेज देंगे। तुम लोग वहां सेफ रहोगे। सोच लो प्रोफेसर, तुम क्या चाहते हो? आद्रिका और उसकी बहन का पता तो मैं आज नहीं तो कल लगा ही लूंगा और उन्हें बचा भी लूंगा, लेकिन तुम क्या चाहते हो? अपनी फैमिली की मौत या नैना का पता? हार कर प्रोफेसर सिंह ने उसे नैना का पता बता दिया। व्यास खुशी से हंसते हुए कहने लगा, अच्छा फैसला किया प्रोफेसर, बहुत जल्द तुम्हें हम विदेश भेज देंगे, वहाँ रहने के लिए घर और नौकरी का इंतजाम भी कर देंगे। व्यास ने फोन रख दिया। प्रोफेसर सिंह निराशा से मुंह लटकाकर बैठ गए। फिर वो निया से कहने लगे, निया एक काम कर दो, वो फोटो जो तुम्हारे दोस्त ने ली थी हम दोनों की और हमारी शादी की, और कुछ डॉक्यूमेंट आद्रिका को सेंड कर दो, नहीं तो वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन क्यों अबीर, हमारी शादी तो बस कुछ दिनों के लिए है ना, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। निया ने कहा, यार गलती तो मैंने पहले कर ही दी है और उसकी बहन का पता उसके दुश्मनों को बताकर उसका भरोसा भी तोड़ चुका हूँ। मैं अब ये सब ना बताकर गिल्ट में नहीं जी सकता। मैं उसको कब से हमारे बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और अब जब हम दोनों के बीच सब खत्म हो ही रहा है तो एक अंजाम के साथ ही खत्म होगा। और अब हमें ये शादी निभानी होगी जिंदगी भर। यही ठीक होगा मिष्टी और हमारे बेटे कबीर के लिए, प्रोफेसर सिंह ने कहा और वहां से बीच के लिए निकल गए। प्रोफेसर सिंह यादों से बाहर आए और धीमी आवाज में कहने लगे, आदि शादी कर लो व्यास से, यही ठीक होगा हम सबके लिए। ये सुनते ही आद्रिका प्रोफेसर सिंह से दूर हो गई और गुस्से से उनके सीने पर मारते हुए कहने लगी, हाउ डेयर यू डॉक्टर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं? आप होंगे धोखेबाज, लेकिन मैं नहीं हूं। आप नहीं निभा पाए प्यार का रिश्ता, लेकिन मैं निभाऊंगी। अगर आप मेरा भरोसा नहीं रख पाए तो ना सही, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सारी जिंदगी अकेले रहूंगी, अकेले ही अपने प्यार को निभाऊंगी। किसी से शादी नहीं करूंगी मैं, किसी से भी नहीं। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए। कहकर आद्रिका वहीं घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर देना मेरी जान, माफी का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें धोखा देने की सजा ही दे रहा हूं खुद को। मैं इसलिए जा रहा हूं हमेशा के लिए, ये शहर, ये देश छोड़कर। मुझे माफ कर देना, अपना ख्याल रखना। प्रोफेसर सिंह ने रोते हुए कहा और आद्रिका का माथा चूमकर वहां से चले गए। आद्रिका चीख चीख कर तड़पते हुए रोने लगी। वो रोते हुए अपने हाथों से नीचे रेत को मारने लगी। वो तड़पते हुए रो ही रही थी। सब खत्म हो गया, सब। क्या करूं मैं, क्या करूं? आद्रिका रोते हुए खुद से कह रही थी। उसका फोन फिर से बजने लगा। इस बार भी व्यास का ही फोन था। उसने फोन काट दिया और अपने आंसू साफ करके खड़ी हो गई और अपना बैग पकड़े सड़क की ओर चल दी। रोड के किनारे एक काले रंग की कार खड़ी थी। उसके पीछे 4 और कार खड़ी थी। आद्रिका वहां आई तो एक आदमी उसका बैग उसके हाथ से ले लेता है और पीछे डिग्गी में डाल देता है। आद्रिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगी तो व्यास बाहर आया और कहने लगा, यहाँ आगे बैठो मेरे साथ। आद्रिका बिना कुछ बोले सामने आकर बैठ गई। व्यास ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी शहर से बाहर थी। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी। आद्रिका खिड़की खोले बाहर अंधेरे में देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। व्यास ने गाड़ी में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिसमें नाबिल शौकत अली का गाना बजने लगा। ये गाना सुनते हुए आद्रिका एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। व्यास ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया तो आद्रिका उसे हैरानी से देखने लगी। फिर अपने बैकपैक से रुमाल निकालकर अपने आंसू साफ करने लगी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM। भाग 18। उन लोगों को एयरपोर्ट जाना था। कुछ देर बाद वे लोग एयरपोर्ट आ गए और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए। 2 घंटों के सफर के बाद करीब 10 बजे वे लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। वे लोग एयरपोर्ट के बाहर आए तो वहां पहले से ही उनके लिए गार्ड्स और गाड़ियां मौजूद थीं। व्यास एक गाड़ी में आद्रिका के साथ बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद दिल्ली के बाहर आते ही व्यास ने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और होटल के अंदर चला गया। बाकी गाड़ियां भी वहीं रुकी हुई थी। आद्रिका भी गाड़ी से बाहर आ गई तो व्यास के गार्ड्स उसके पास आकर खड़े हो गए।
आद्रिका की नजर होटल के बाजू एक छोटे से पान के ठेले पर पड़ी। वो उस ओर बढ़ गई। व्यास के गार्ड्स वहीं खड़े होकर आद्रिका की निगरानी करने लगे। आद्रिका पान ठेले वाले के पास आई तो पान ठेले वाला अपने लाल रंग से रंगे हुए दांत दिखाते हुए कहने लगा, कौन सा पान खाइया मैडम? सिगरेट मिलेगी? आद्रिका ने कहा तो वो आद्रिका को हैरानी से देखने लगा। 2 पैकेट सिगरेट, कहकर आद्रिका ने अपने जेब से पैसे निकालकर उस ठेले पर रख दिया। उस पान ठेले वाले ने सिगरेट के पैकेट निकाल कर दिए तो आद्रिका ने एक डब्बा अपनी जेब में डाला और एक में से एक सिगरेट निकालकर उसे भी जेब में डालकर कहने लगी, माचिस। पान ठेले वाले ने उसे हैरानी से घूरते हुए माचिस भी दे दिया। आद्रिका ने सिगरेट जलाई और उसके लंबे लंबे कश भरने लगी और कुछ देर बाद सिगरेट को नीचे फेंक कर उसे रौंदते हुए माचिस से खेलते हुए वापस गाड़ी की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर वहीं सड़क के किनारे शराब पीते हुए कुछ लोगों पर पड़ी। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ही ठिठक गई कि अगले ही पल जाकर गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद व्यास वहां आया। उसके हाथ में पैक किया हुआ खाना था। उसने आद्रिका को सामने की सीट पर नहीं देखा तो एक पल के लिए वो घबरा गया। उसकी नजर पीछे की सीट पर लेटी हुई आद्रिका पर पड़ी तो वो मुस्कुराया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कहने लगा, डॉक्टर खाना खा लो। आद्रिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और व्यास की बातों का जवाब दिए बिना सोने की कोशिश करने लगी। व्यास ने एक बार फिर पलट कर देखा तो उसे समझ आ गया कि आद्रिका उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। वो सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर बाद आद्रिका को नींद आ गई। सुबह के करीब 6 बजे वे लोग पिल्लई गांव पहुंच गए। आद्रिका अभी भी पीछे की सीट पर सो रही थी। व्यास ने हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चौहान हवेली में दाखिल किया। अंदर से लगभग पूरा परिवार बाहर आ गया। तेजपाल चौहान, उनकी पत्नी भैरवी, मिहिर चौहान, उनकी पत्नी चारू, मोहित चौहान और उनकी पत्नी निकिता, आनंद, उसकी पत्नी कल्की, अखिल, उसकी पत्नी क्रिया, दर्श, मीरा और मिहिर और निकिता के बच्चे कशिश और नमित थे। उनके साथ ही नैना भी एक ओर खड़ी थी। आद्रिका की नींद भी खुल चुकी थी। वो उठकर बैठ गई और अपनी आंखों को मसलते हुए आसपास देखने लगी। व्यास नीचे उतर गया और बाहर से ही पीछे का दरवाजा खोलकर आद्रिका को नीचे आने को कहने लगा। आद्रिका भी नीचे आ गई। वो हैरानी से अपने चारों ओर और अपने सामने खड़े लोगों को देखने लगी। पूरा चौहान परिवार भी आद्रिका को हैरानगी से देख रहा था। नैना दौड़कर आद्रिका के पास आई और उसे गले से लगाकर कहने लगी, दी यार आप क्यों यहाँ आई? मैंने आपको मना किया था ना। मेरा परिवार हो तुम, कैसे नहीं आती तुम्हें लेने? और माँ की कसम भी तो याद है ना। आद्रिका ने नैना के बालों को सहलाते हुए मुस्कुरा कर कहा और दूर हट गई। नैना भी पीछे हटी तो तेजपाल चौहान कहने लगे, चलो सब अंदर, आरती का समय हो रहा है। व्यास बेटा तुम भी चलो। व्यास ने हाँ में सिर हिला दिया और एक नजर आद्रिका को देखकर हवेली के अंदर चला गया। बाकी सब एक एक करके अंदर जाने लगे। मोहित जी उन दोनों के पास आए और उनके हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाने लगे। तभी उन्हें हवेली के दरवाजे पर आरती की थाल लिए हुए भैरवी जी, चारू जी और निकिता जी मिल गई। भैरवी जी उन्हें दरवाजे पर ही रोकते हुए कहने लगी, रुको मोहित, हमें इन बच्चियों की आरती कर लेने दो। इतने सालों बाद ये लोग वापस अपने घर आई हैं। ये सुनते ही आद्रिका व्यंग से मुस्कुरा दी। निकिता जी उन दोनों की आरती करने लगी। आरती के बाद उन्होंने नैना को टीका लगाया और आद्रिका को टीका लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आद्रिका थोड़ा पीछे हट गई और कहने लगी, मैंने ये अधिकार अपनी माँ को दिया था और अब वो नहीं रही तो। निकिता जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया। भैरवी जी गुस्से से कुछ कहने को हुई तो निकिता जी ने उन्हें आंखों से ही इशारा करके मना कर दिया। मोहित जी कहने लगे, बेटा अपनी दादी और बाकी बड़ों के पांव छुओ। आद्रिका उन्हें घूर कर देखने लगी तो नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाँ में सिर हिला दिया। आद्रिका ने एक एक करके सारे बड़े लोगों के पांव छुए और बड़बड़ाने लगी, एक ही दिन में कमर तोड़ने का इरादा है इन लोगों का। चलो सब, आरती के लिए देर हो रही है, कहकर भैरवी जी सभी को हॉल में बने मंदिर की ओर ले जाने लगती हैं। आद्रिका चारों ओर गौर से देख रही थी। ये हवेली भी व्यास की हवेली जैसी ही थी लेकिन थोड़ी बड़ी थी। नैना तुम किस कमरे में रुकी हो, बताओ मुझे, आद्रिका ने पूछा। पता नहीं दी, आई हूँ जब से तो यही हॉल में ही हूँ। बाबा कह रहे थे कि हमारा कमरा तैयार हो रहा है। नैना ने कहा। चलिए दी, पहले आरती में शामिल हो जाते हैं, फिर बाबा से बात कर लेंगे। नैना ने कहा। तुम्हें लगता है नैना तुम्हारे इन भगवान पर मुझे अब विश्वास होगा? माँ के जाने के बाद मेरा इन पर से विश्वास भी उठ गया है। आद्रिका ने कहा। ठीक है दी ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तो चलो, नैना ने कहा तो आद्रिका ने मुंह बना लिया और आगे बढ़ गई। भैरवी जी आरती करने लगी और फिर सबको प्रसाद देकर कहकर खुद पूरी हवेली में मिट्टी के एक पॉट से लुभान का धुआं करने लगी। आद्रिका को उससे एलर्जी थी, इसलिए वो बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन उसके बाजू में खड़े व्यास ने उसका हाथ पकड़ लिया। आद्रिका उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो व्यास ने धीमे स्वर में कहा, बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। आद्रिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए खांसने लगी, लेकिन व्यास ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस धुएं की वजह से आद्रिका की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे और उसका दम घुटने लगा था, लेकिन व्यास उसका हाथ पकड़े वहीं खड़ा रहा। निकिता जी अब प्रसाद देने के लिए उनके पास आई तो व्यास ने प्रसाद लेने के लिए आद्रिका का हाथ छोड़ दिया। निकिता जी ने उसे प्रसाद दिया और आद्रिका को प्रसाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एकाएक आद्रिका अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर गई। सबका ध्यान उसकी ओर चला गया और व्यास हैरानी से उसे देखने लगा। मोहित जी उसके पास आए और चिंता करते हुए कहने लगे, क्या हुआ टुक्कू, बेटा उठो, बेटा पानी दीजिए। नैना ने एक नौकर से कहा तो नैना ने पानी लिया और आद्रिका के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, घबराइए मत आप लोग, दी को एलर्जी है लुभान के धुएं से, इसीलिए।
कहकर उसने आद्रिका के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी, जिससे आद्रिका को थोड़ी देर में होश आ गया। तो नैना ने उसे पानी पिलाया। बेटा चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे दिखा देता हूँ, तुम लोग वहाँ आराम करना। मोहित जी ने कहा तो नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। आद्रिका नैना का सहारा लेकर खड़ी हुई। मोहित जी ने उसका एक हाथ पकड़ा और नैना ने उसे दूसरी ओर से संभालते हुए ऊपर एक कमरे में ले गई। देख लो कशिश, नमित, ये दोनों बहनें आज ही आई हैं और तुम्हारे बाबा सरकार की सारी तवज्जो उन दोनों की तरफ हो गई। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे बाबा सरकार तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि हमने माँ से सुना था कि चाचा अपनी पहली पत्नी और उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मीरा ने कशिश और नमित से कहा तो वो दोनों चिढ़ गए और नैना और आद्रिका को गुस्से से घूरने लगे। मोहित जी उनके कमरे में उन्हें छोड़कर वापस चले गए। आद्रिका कुछ देर सोफे पर ही बैठी रही और फिर उठकर बालकनी में चली गई। उसने अपने मोबाइल को देखा, लेकिन वो बंद था। उसकी नजर बगीचे में बैठे हुए व्यास, मिहिर जी, मोहित जी और तेजपाल पर पड़ी। वे लोग अब उठकर कहीं जाने की तैयारी में थे। व्यास की नजर बालकनी में खड़ी आद्रिका पर पड़ी। उसने उसे गंभीरता से घूरा और फिर बाहर चला गया। नैना आद्रिका के पास आई और कहने लगी, दी आप नहाकर तैयार हो जाएं, मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। आद्रिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखा और पॉकेट में से सिगरेट के पैकेट अपने बैकपैक में रखकर नहाने चली गई। वो नहाकर आई तो उसने एक ढीली सी लाल और काले रंग की शर्ट और ढीली सी रिप्ड जींस पहनकर बाहर आई। उसके बाल गीले थे। उसने अपने छोटे बालों को खुला ही रहने दिया। वो अपना मोबाइल उठाकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विनोद को कॉल करने लगी, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। तो वो वहीं खड़े होकर हवेली के बगीचे और आसपास अपनी नजरें दौड़ा रही थी। उसने बैकपैक से अपनी सिगरेट के पैकेट उठाए और एक सिगरेट निकालकर पैकेट को वापस अपनी जींस के पॉकेट में डालकर सिगरेट पीने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने जल्दी से सिगरेट बालकनी से नीचे फेंकी और धुएं को हाथों से इधर उधर फैलाने लगी। वो पीछे पलटी तो उसके ठीक पीछे व्यास खड़ा होकर उसे घूर रहा था। आद्रिका उसे वहां देखकर घबरा गई। व्यास उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा तो आद्रिका अपने कदम पीछे लेने लगी। व्यास धीरे धीरे उसके पास आने लगा और आद्रिका पीछे हटते हुए बालकनी की रेलिंग से टकरा गई। आद्रिका अब और पीछे नहीं जा सकती थी। व्यास उसके करीब आया और अपने दोनों हाथ आद्रिका के दोनों ओर रेलिंग में रख दिया और धीरे धीरे आद्रिका के चेहरे की ओर बढ़ने लगा। आद्रिका घबराकर अपना चेहरा पीछे कर ली और धीमे स्वर में कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम? व्यास उसके मुंह के पास आया और फिर मुंह बनाकर पीछे हट गया और कहने लगा, सिगरेट पीना लड़कियों को शोभा नहीं देता। क्यों? सिगरेट में लिखा हुआ होता है क्या कि इसे लड़कियों को नहीं पीना चाहिए? आद्रिका ने कहा तो व्यास गुस्से से उसे घूरने लगा। मिस्टर दानव ठाकुर, अपनी ये घटिया सोच बदल लो। इन लड़कियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम और तुम्हारे घटिया गांव वालों की घटिया सोच पर खरी उतर जाऊं। मुझे ना इस गांव से और ना ही तुमसे या तुम्हारी सोच से कोई लेना देना है। आद्रिका ने गुस्से से कहा और साइड से जाने लगी तो व्यास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस अपने सामने लाकर उसके चेहरे को एक हाथ से गुस्से से पकड़कर कहने लगा, तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे और ये दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम हमारी सारी बातें मानोगी। खुशफहमी है ये तुम्हारी कि मैं डॉक्टर आद्रिका तुम्हारी बात मान लूंगी। आद्रिका ने व्यास की आंखों में देखकर गुस्से से कहा। तभी उसके कमरे में मीरा और कशिश आ गए। वो दोनों आद्रिका और व्यास को इतने करीब देखकर हैरान रह गए। व्यास भी किसी के आने की आहट महसूस करके पीछे हटा और आद्रिका की आंखों में देखकर कहने लगा, याद रखना हमारी नजरें तुम पर ही है। कोई भी होशियारी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे अंजाम से नहीं डरती मिस्टर दानव ठाकुर। आद्रिका ने भी गुस्से से कहा तो व्यास आद्रिका के करीब आया और उसे कॉलर से पकड़कर उसे अपने करीब करके उसके शर्ट के दूसरे नंबर की बटन लगाने लगा। आद्रिका घबरा गई और डरकर पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन व्यास की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई। व्यास ने उसके शर्ट की बटन लगाई और फिर आद्रिका के माथे में आई पसीने की बूंद को अपनी उंगली में लेकर आद्रिका को दिखाते हुए कहने लगा, डर, तुम्हें तो हमसे डर नहीं लगता ना? फिर ये क्या है डॉक्टर आद्रिका? ये कहकर वो पीछे मुड़ा तो उसकी नजर मीरा से टकराई। व्यास ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। आद्रिका लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। मीरा उसके पास आई और कहने लगी, सही कहते थे बाबा सरकार कि शहर की छोरियां हर काम में तेज होती हैं, चाहे वो लड़कों को अपने जाल में फंसाना हो या किसी की जायदाद में कब्जा करना हो। एक्सक्यूज मी कहकर आद्रिका साइड से जाने लगी तो मीरा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और झटके से अपने सामने लाकर कहने लगी, सच बताना, तुम भी यहाँ इसलिए आई हो ना कि ताकि तुम्हें और तुम्हारी बहन हमारे घर में अपना हक मांग सके और हमारे कशिश और नमित के हिस्से में कब्जा कर सको, है ना? मुझे ना तुम्हारे इस गांव में, ना घर में और ना ही किसी और चीज में कोई भी इंटरेस्ट है। तो अपनी छोटी सी सोच का इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि अगर ये खर्च हो गया ना तो तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई दूसरी चीज तो मौजूद होगी नहीं। कहकर आद्रिका ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। देखना, हम इसे ना छोड़ेंगे नहीं, ये हमसे व्यास को छीन नहीं सकती, मीरा ने कहा और अपने पैर पटकते हुए वहां से नीचे हॉल में चली गई। आद्रिका नीचे आई तो निकिता जी उससे प्यार से कहने लगी, बेटा तुम बैठो, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। आपने कुछ खाया नहीं है ना अब तक? देखिए, ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कीजिए हम दोनों बहनों के सामने। आप मेरे बाप की दूसरी पत्नी और मेरी माँ की सौतन है। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ। आद्रिका ने गुस्से से कहा, दीदी तमीज से बात कीजिए आप, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि आप हमारी माँ के साथ बदतमीजी करें। नमित ने गुस्से से कहा, नमित तुम जाओ यहाँ से, ये हमारे और आद्रिका के बीच की बात है।
निकिता जी ने कहा तो नमित चुप हो गया। क्या गलत कहा मां नमित ने? ये आज ही हमारे घर आई है, अगर मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे, और अगर हमारे घर में रहने आई है तो तमीज से रहे, वरना हम दादा सरकार से इनकी शिकायत करेंगे। कशिश ने कहा, देखिए मिसेस चौहान, आप मेरी माँ की सो कॉल्ड बहन थी, जिन्होंने अपनी ही सगी बहन का घर उजाड़ा है। मेरी माँ पल पल तड़पती रही है आपकी वजह से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और अपने बच्चों को समझा दीजिए कि मैं किसी से नहीं डरती, न आपसे और ना ही इस घर के मुखिया बड़े सरकार से, आद्रिका ने कहा, और वहीं हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गई और न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। कशिश, नमित, अपने अपने कमरे में जाओ, और आगे से अपनी दीदी से ऐसे बात करने की कोशिश मत करना, वो बड़ी है तुमसे, निकिता जी ने कहा, और भरी हुई आंखें लेकर किचन में चली गई। आद्रिका ने तिरछी निगाहों से उन्हें देखा और फिर न्यूज़पेपर भी वापस टेबल पर रखकर आंखें बंद करके बैठ गई। निकिता जी किचन में आई और रोते हुए अपना काम करने लगी। तभी चारू जी वहां आई और उनके कंधे पर हाथ रखा तो निकिता जी पलटकर उनके गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, दीदी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, वो नफरत करती है हमसे। चुप हो जाओ तुम, शांत रहो, वो भी समझ जाएगी बहुत जल्द और अपना लेगी तुमको। अब आंसू साफ करो, चलो अपने और उसकी पसंद के मालपुए बनाओ। याद है बचपन में कितने चाव से खाया करती थी, अखिल से तो छीन कर भागती थी। चारू जी ने कहा तो निकिता जी मुस्कुराने लगी और आंसू साफ करके मालपुए बनाने लगी। तभी आद्रिका का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि विनोद का फोन था। उसने फोन पिक किया और बात करते हुए हॉल के साइड में एक छोटी सी बालकनी थी जिसमें जाने के लिए कांच के दरवाजे और खिड़कियां थी। वो उस ओर चली गई और बातें करने लगी। वो कहने लगी, विनोद, हम टर्किश में बात करेंगे क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में बात करके और मुसीबतें मैं पैदा नहीं करना चाहती। ओके, विनोद ने कहा तो उसने सारी बातें विनोद को बता दी और सिसकने लगी। दूसरी ओर विनोद भी रोने लगा था। आदि तू चुप हो जा, ठीक है, प्रोफेसर ने शादी कर ली, तू टेंशन मत ले, तुझे ना उससे भी अच्छा बंदा मिलेगा। तूने बताया कि वो दानव ठाकुर तुझे गांव ले आया है, तो क्या तुम दरियाबाग में हो? विनोद ने कहा, नहीं, मैं पिल्लई गांव में हूँ। आद्रिका ने कहा, अच्छा सुन, तू कैसे भी करके दरियाबाग आ, मैं सिया और आरंभ यही है। पहले तो हम कुछ प्लान बनाते हैं, फिर हम नैना और तुझे यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। विनोद ने कहा, क्या तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? आद्रिका ने हैरानी से पूछा। वो सब कुछ हम तुझे बाद में बताएंगे, बस तू कैसे भी करके वहाँ से पहले यहाँ आ। विनोद ने कहा, ठीक है, आद्रिका ने कहा। वो बात ही कर रही थी कि मीरा और कशिश आ गए। उनके पीछे अखिल भी खड़ा था। उन्हें देखकर आद्रिका ने अपने आंसू साफ किए और टर्किश लैंग्वेज में कहने लगी, सेनेले सोनरा कोनुशुरुम, यानी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तमम, यानी ठीक है, विनोद ने कहा। तो आद्रिका ने फोन रख दिया। अखिल उसके पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगा, हमारी प्यारी टुक्कू कितनी बड़ी हो गई है और डॉक्टर भी बन गई है। कैसी है हमारी बहन? आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया तो अखिल कहने लगा, चलो तुम्हें माँ बुला रही है, हम सब साथ में बैठकर कुछ खाते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। कहकर अखिल ने आद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। छोटी सरकार, आदि ने कहा तो अखिल हैरानी से पीछे मुड़कर आद्रिका को देखने लगा। क्या कहा? भाई नहीं कहोगी तुम हमें? इतनी दूर हो गई हो हमसे, इतनी नाराज हो अपने भाई सरकार से? अखिल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, चलो कशिश, ये ड्रामा हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की ने तो आते ही चाचा सरकार और अब भाई सरकार को हमसे छीन लिया। हम इनके आसपास भी नहीं रहना चाहते, मीरा ने कहा और कशिश का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भाई, कहकर आद्रिका अखिल के गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, माफ कर दीजिए मुझे। हम तुमसे नाराज थे ही नहीं तो माफ क्यों करें? जान हो तुम हमारी। अच्छा एक बात बताऊं, बुआ बनने वाली हो तुम, अपनी भाभी से मिली हो तुम? अखिल ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, नहीं, मैं अभी किसी से भी नहीं मिली हूँ। आद्रिका ने कहा, चलो फिर अपनी भाभी के पास, नैना भी तुम्हारी भाभी के पास ही है। कहकर अखिल आद्रिका का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वो उसे लेकर अपने कमरे में ले जाने लगा और चलते हुए कहने लगा, वैसे अभी कौन सी भाषा बोल रही थी तुम फोन पर? हमने सुनी थी। टर्किश लैंग्वेज थी भाई। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें तुर्की भी आती है? भाई बड़ी टैलेंटेड हो तुम। अखिल ने कहा, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे कॉलेज में रिसर्च के लिए एक टीम चुनी गई थी जिन्हें रिसर्च के लिए टर्की जाना था, तो मैं भी उसी टीम में शामिल थी। उन दिनों मुझे वहाँ की भाषा सीखने का जुनून सवार हो गया, इसलिए मेरी और मेरी पूरी टीम ने सिर्फ मेरी वजह से तुर्की लैंग्वेज सीखी, क्योंकि उन्हें भी नई लैंग्वेज सीखने का शौक चढ़ गया था मुझे तुर्की बोलते देखकर। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई कमाल के हो तुम तो, हमें गर्व है तुम पर। जानती हो, तुम जब कैंप पर आई थी ना तो तुम्हें लोगों का इलाज करते देख हमें इतनी खुशी मिलती थी कि लगता था कि काश हम भी डॉक्टर होते, लेकिन अब हम और भी ज्यादा खुश हैं ये जानकर कि इतनी अच्छी डॉक्टर हमारी बहन है। अखिल ने कहा तो आद्रिका मुस्कुरा दी। वे लोग अखिल के कमरे में आए। अखिल की पत्नी क्रिया पलंग पर बैठी हुई थी और नैना से बातें कर रही थी। उनके पास ही दर्श बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। आद्रिका वहां आई तो अखिल मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्रिया, ये है हमारी सबसे चहीती बहन आद्रिका, और आदि, ये है तुम्हारी भाभी क्रिया। आदि, यहाँ आओ। जानती हो, तुम्हारे भाई हमेशा हमेशा तुम्हारी बातें किया करते हैं हमसे। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आद्रिका भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, कब आ रहा है हमारा भतीजा इस दुनिया में? ज्यादा नहीं, बस 1 महीने बाद। कहकर अखिल मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ आनंद की पत्नी कल की मालपुए लेकर आई। वो सबको मालपुए देने लगी। उसने क्रिया की ओर मालपुए बढ़ाए कि चारू जी वहाँ आई और मालपुए की ट्रे अपने हाथों में लेकर कल्की से कहने लगी, कितनी बार कहा है अपनी छांव छोटी बहू पर पड़ने मत दो।
पिछले 4 सालों से तो एक बच्चा जन नहीं पाई और अब छोटी बहू पर भी अपना छांव डालना चाहती हो। तुम्हारी वजह से अगर छोटी बहू को कुछ भी हुआ ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अखिल जी ने चारू जी को रोकते हुए कहा। तुम चुप रहो अखिल, हम सही कह रहे हैं। ये लड़की बांझ है इसीलिए 4 सालों से एक बच्चा जन नहीं पाई है। हम तो कब से आनंद बिटवा से कह रहे हैं दूसरी शादी के लिए, लेकिन वो है कि इस कलमुही के प्यार में पागल है जो दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। देखना हम ना उसकी दूसरी शादी करवा कर ही रहेंगे। रुको हम छोटी बहू के लिए अलग से मालपुए लेकर आते हैं। कहकर चारू जी वहां से चली गई और कल की वही रोने लगी। भाभी कहकर क्रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कल की रोते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम। भाग 19। रिडिक्यूलस। आद्रिका ने व्यंग से हंसते हुए कहा तो सारे लोग उसे घूरने लगे। दर्श कहने लगा, वहां भाभी रोकर चली गई और आप यहाँ हंस रही हैं? कितनी घटिया है आप। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं कि भाभी को कितना बुरा लगा होगा ये सुनकर कि वो बांझ है। छोटे पहले जाकर स्कूल पढ़ो। और रही बात तुम्हारी भाभी की, तो उन्हें बांझ शब्द से ज्यादा अपने पति की दूसरी शादी का सुनकर लगा है। और घटिया सोच मेरी नहीं तुम्हारी माँ की है, आद्रिका ने सपाट स्वर में कहा और सोफे पर बैठकर टेबल पर रखा सेब उठाकर खाने लगी। आद्रिका, आनंद ने वहां आकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को ऐसे बोलने की? आनंद ने गुस्से में कहा, सच कहा है मैंने। सिर्फ इसीलिए कि एक औरत माँ नहीं बन सकती, वो किसी और के बच्चों को छू नहीं सकती, दूसरी प्रेग्नेंट लेडी पर अपनी छांव पड़ने नहीं दे सकती। ये कैसी घटिया सोच है? और आप अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुन भी कैसे सकते हैं? आद्रिका ने भी गुस्से से खड़े होकर कहा, पहली बात ये कि वो हमारी माँ है। वो जो कहती है या करती है हमारी भलाई के लिए ही करती है। अगर वो चाहती है कि हम दूसरी शादी करें तो हम उनके लिए दूसरी शादी भी कर लेंगे। लेकिन तुमने आगे से उनके बारे में कुछ भी गलत कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आनंद ने गुस्से से उंगली उठाकर आद्रिका को धमकाते हुए कहा, भैया भैया आप शांत हो जाइए, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आदि आदि तुम अपने कमरे में जाओ। अखिल ने मामला शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बात बड़ी है भाई और ना ही मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आद्रिका ने अखिल से कहा। फिर आनंद की ओर मुड़कर कहने लगी, आपकी बीवी 4 सालों से मां नहीं बनी तो वो बांझ हो गई, लेकिन क्या आपने कभी उनका चेकअप करवाया है डॉक्टर से? अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तब भाभी की उम्र क्या थी? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? और हमारे गांव में डॉक्टर नहीं होते थे इसीलिए नहीं ले गए उन्हें डॉक्टर के पास, और शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं होता हमारे पास, समझी? आनंद ने गुस्से में कहा, क्या उम्र बताएंगे आप भाभी की जब उनकी शादी हुई थी आपसे? आद्रिका ने फिर से कहा, 17 साल में हुई थी उसकी शादी हमसे। आनंद ने कहा। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा और सेब को साइड में रखकर कहने लगी, मतलब भाभी के बालिग होने से पहले ही। खैर मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊं, जिस गांव में बाल विवाह जैसी ये जो चीजें हैं आम है, उस गांव में बालिग नाबालिग जैसे चीजों से लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। आद्रिका ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। आनंद ने गुस्से से कहा, ठीक है बताती हूँ। तो सुनिए, एक डॉक्टर के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार लड़कियां जल्दी विकसित नहीं हो पाती, जिससे उनके गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। आद्रिका ने कहा। तभी वहां मीरा आई और कहने लगी, आनंद भैया आपको दादा सरकार बुला रहे हैं। तो आनंद आद्रिका को घूर कर जाने लगा, तो आद्रिका उसे रोकते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाकर उसके सामने खड़े होकर कहने लगी, वैसे भैया लड़की के प्रेग्नेंट ना होने में सिर्फ लड़कियों का ही दोष नहीं होता। अरे कोई लड़की मां नहीं बन पाई तो सारे लोग मिलकर एक लड़की को ही दोष देंगे क्या? लेकिन क्या कभी कोई एक आदमी से पूछता है कि तुम बाप क्यों नहीं बन पाए? आनंद आद्रिका को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, तो आद्रिका कहने लगी, भाई सरकार सच कड़वा होता है, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनिए, कई बार लड़कों में ही दोष होता है। नहीं मतलब आप दूसरी शादी कर भी लेंगे और आपकी दूसरी वाइफ मां नहीं बन सकी तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कहीं आप ना। तभी एक तमाचे की आवाज आई जो आनंद ने आद्रिका के गालों पर जड़ी थी। नैना क्रिया ने अपने मुंह में हाथ रख लिए, जबकि मीरा अखिल और दर्श हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। आद्रिका अपने गालों पर हाथ रखे हुए आनंद को घूर रही है और उसके होठों के किनारे से खून निकल आया था। अगली बार कुछ भी गलत बोलने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना, वरना अंजाम क्या होगा हम खुद भी नहीं जानते। आनंद ने कहा और वहां से चला गया। मैं सच कह रही थी समझे आप? आद्रिका ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। तो फिर आनंद उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अखिल उसे रोकते हुए कहने लगा, भाई सरकार माफ कर दीजिए, बच्ची है, नादानी में बोल दिया उसने। आप चलिए, दादा सरकार आपको याद कर रहे हैं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आनंद ने गुस्से भरे स्वर में कहा। नैना आद्रिका को लेकर यहाँ से जाओ। अखिल ने कहा तो नैना आद्रिका को लेकर अपने कमरे में चली गई। आनंद भी अखिल से खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से वहां से बाहर चला गया। क्रिया और अखिल ने अपने अपने सर पर हाथ रख लिए। मीरा हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगी, बस यही देखना बाकी रह गया था इसके यहाँ आने पर। अखिल उसे घूरने लगा तो मीरा भी वहां से मुंह बनाकर चली गई। दर्श भी उसके पीछे पीछे चला गया। आद्रिका और नैना कमरे में आई तो नैना दरवाजा बंद करके आद्रिका पर गुस्से से बरस पड़ी। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा कहने की? दीवा हमसे बड़े हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल किया करो आप, अगर कुछ हो जाता तो। मुझे आपकी यही आदत पसंद नहीं है, जो मुंह में आया बोल देती है, चाहे वो सही हो या गलत, किसी को बुरा लग सकता है, आप सोचती क्यों नहीं है यार? आप थोड़ा समझते क्यों नहीं हो? अच्छा हुआ आनंद भाई ने एक तमाचा ही मारा। अरे एक तमाचे से ही आपके मुंह से खून निकल आया तो सोचो एक और तमाचा मारते तो सारी बत्ती सी बाहर आ जानी थी। आद्रिका बस हल्के से मुस्कुरा दी और आईने में देखकर होंठ से निकल रहे खून को साफ करने लगी। दी आप सुन रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? नैना ने आद्रिका को झकझोरते हुए कहा। आद्रिका उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी तो नैना कहने लगी, सुनिए आगे से आप किसी से कोई भी बात नहीं करेंगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये सुनते ही आद्रिका ने प्यार से नैना के गाल खींच लिए तो नैना अपने माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, दी आप पागल हो क्या? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप है कि यार तुम ना डांटते हुए बहुत क्यूट लगती हो। आद्रिका ने ड्रेसिंग टेबल पर टिक कर मुस्कुराते हुए कहा। क्या यार, मम्मा ने मेरा ख्याल रखने को कहा था दी को, और अब ऐसे लग रहा है कि मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तुम्हें मेरा ख्याल रखना है ना, तो जाकर सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। एक सेब खा रही थी, वो भी बर्बाद हो गया दानव ठाकुर के बेस्ट फ्रेंड असुर की वजह से। आद्रिका ने कहा। अब समझ आया, बिना खाए तो तुम्हारा दिमाग चलता नहीं, इसीलिए इतना कुछ बक दिया आनंद भाई को, है ना? लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को, तब तक कहीं जाना मत, कहकर नैना जाने लगी और बड़बड़ाने लगी। पेट के साथ दिमाग भी खाली हो गया है, इसीलिए लोगों का दिमाग खाने लगी है। पता नहीं मम्मा ने इन्हें मेरी जिम्मेदारी क्यों दी, उल्टा मुझे इनका ख्याल रखना पड़ रहा है। आद्रिका मुस्कुरा दी और फिर आईने की ओर मुड़कर अपने होठ साफ करने लगी। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने अपना मोबाइल उठाया और बाहर लेकर चली गई। वो बगीचे में टहलते हुए बात करने लगी। टहलते हुए वो हवेली के पीछे हिस्से में आ गई, जहाँ हवेली के नौकरों के लिए घर बने हुए थे। वहाँ पर नौकरों के बच्चे खेल रहे थे। आद्रिका ने फोन रखा और उन बच्चों को मुस्कुराते हुए देखने लगी और फिर वापस हवेली की ओर बढ़ गई। वो कमरे में आई तो नैना उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। आद्रिका ने जल्दी से नाश्ता किया और कहने लगी, नैना हमें वापस जाना होगा, तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा सुनो, किसी को भी ये मत बताना कि तुम आईआईटी मांडी में हो। अगर कोई पूछे तो कह देना आईआईटी रुड़की। नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बाबा से बात करूंगी, माँ की 13वीं के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। आद्रिका ने कहा तो नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम के समय आद्रिका छत पर ठंडी हवा खाने आई थी तो वो सबसे ऊपर टावर पर चली गई और आसपास देखकर कहने लगी, ये जगह तो वाकई कमाल की है, यहाँ से तो सब कुछ दिखता है। फिर वो वहीं बैठ गई और जींस की पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगी। सिगरेट पीते हुए वो आसमान को देखते हुए लेट गई और लेट कर ही सिगरेट फूकने लगी। अतिरिक्त ऊंचाई पर होने की वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी छत पर मीरा और कशिश आए। यार अच्छा खासा बाबा सरकार ने व्यास के दादा साहिब से हम दोनों की शादी की बात की थी। दादा साहिब ने कहा था कि वो हम दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब तुम्हारी सौतेली बहन आ गई। हमें नहीं लगता कि अब हम दोनों की शादी हो पाएगी। एक तो वो आद्रिका जब देखो तब व्यास से चिपकी रहती है, उसके रहते व्यास तो हमें देखते भी नहीं। मीरा ने गुस्से से कशिश को कहा, दी आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। वैसे भी हमें हमारी सौतेली बहनें पसंद नहीं है, कशिश ने कहा। तो आद्रिका सिगरेट पीते हुए मुस्कुरा दी। वो उठकर बैठी, एक पाँव को मोड़ा और दूसरे पाँव को लटकाकर बैठ गई और कहने लगी, हाँ तो ऐसा है जिसकी वजह से तुम दोनों मुझसे नफरत करती हो। मुझे उस इंसान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम बेफिक्र रहो मेरी ओर से। ये सुनते ही कशिश और मीरा हैरानी से आद्रिका की ओर पलटे और आश्चर्य से उसे देखने लगे। तो आद्रिका ने सिगरेट का एक कश भरा और हवा में उड़ाते हुए कहने लगी, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम हम दोनों बहनों से दूर रहो, मैं तुम लोगों से दूर रहूंगी। आद्रिका नीचे उतरी और सिगरेट नीचे फेंक कर उसे अपने जूतों से रौंदते हुए गाना गाते नीचे चली गई। इसी तरह उन दोनों को वहां रहते हुए 13 दिन बीत चुके थे। उन दोनों को हवेली से बाहर जाने में पाबंदी थी। इन 13 दिनों में आद्रिका की नींद मानो उड़ चुकी थी। वो रातों को तो सोती ही नहीं थी, बस बालकनी में बैठकर अंधेरे को ताकते रहती या बिना आवाज के रोती रहती और दिन में सोती। उसने हॉस्पिटल में काम करने के लिए तेजपाल चौहान से बात की, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। इसलिए आद्रिका की मुलाकात विनोद से नहीं हो पाई। व्यास भी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन वो अक्सर वहां आते रहता था। उसे देखते ही आद्रिका अपने कमरे में चली जाती थी। आज 13वीं थी। हवेली में 13वीं की पूजा और भोज का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गांव के लगभग सारे लोग आए थे। व्यास भी अपने दादा साहेब भगवंत सिंह ठाकुर के साथ वहां आया था। आज आद्रिका ने सफेद रंग का सलवार सूट पहन रखा था। पूजा और बाकी कार्यक्रम निपटने के बाद शाम के समय आद्रिका हॉल में ही अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। आद्रिका आज बाकी दिनों से ज्यादा उदास नजर आ रही थी। निकिता जी उन्हें सांत्वना देने के लिए आई तो आद्रिका कहने लगी, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य से नजदीकियां बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए जाइए यहाँ से और अपने काम से काम रखें। वैसे भी मैं कल अपनी बहन को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। निकिता जी ये सुनकर उदास हो गई तो मोहित जी उन्हें आंखों से ही आश्वस्त करने लगे, तुम कहीं नहीं जाओगी लड़की। शाम को पंडित जी तुम्हारी और व्यास की शादी का मुहूर्त निकालने आ रहे हैं। तुम्हारी सगाई बचपन में ही हो चुकी थी और हमारे खानदान में सगाई का ओहदा शादी के बराबर है। तेजपाल सिंह ने कहा, लगता है ये चंगेज खां मुझे अपनी सूली पर चढ़ाकर ही दम लेगा। आद्रिका ने बड़बड़ाया, शादी और इससे कभी नहीं। ना मैं बचपन में हुई सगाई को मानती हूँ और ना ही मैं कभी इससे शादी करूंगी। आद्रिका ने कहा, शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी, तुम चाहो या ना चाहो, कहकर तेजपाल चौहान वहां से चले गए। बाकी सब भी एक एक करके उनके पीछे चले गए। व्यास को छत की ओर जाते देख आद्रिका भी उसके पीछे पीछे छत पर चली आई। व्यास मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था और काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो बात खत्म करके पीछे पलटा तो आद्रिका को देखकर ठिठक गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और एक भाव उठाकर उसे घूरने लगा। देखो मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम हमारी शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरे ख्याल से तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। आद्रिका ने कहा तो व्यास हंसने लगा। आद्रिका हैरानी और नासमझी की दृष्टि से उसे देखने लगी। व्यास उसकी ओर बढ़ने लगा और आद्रिका पीछे हटने लगी। पीछे हटते हुए आद्रिका छत की बाउंड्री से टकरा गई। व्यास उसके सामने खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को बांधकर कहने लगा, तो ऐसा है डॉक्टर,
हमारा तुम्हें पसंद करना या ना करना मायने नहीं रखता। हम वो ही करेंगे जो दादा साहिब कहेंगे। और तुम एक बार हमारी इज्जत उछाल कर जा चुकी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम हमारी मंगेतर हो और हमारी शादी होकर रहेगी तुमसे। क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हारे दादा साहेब तुम्हें जान देने को कहेंगे तो क्या तुम अपनी जान भी दे दोगे उनके लिए? हाँ? आद्रिका ने कहा तो व्यास ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, कोई शक है क्या तुम्हें? यार समझो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और ये क्या जिद पाल रखी है तुमने, तुम्हारे दादा साहेब ने और हमारे मिस्टर बूढ़े चंगेज खान ने। मीरा तुमसे प्यार करती है और मेरे ख्याल से तुम भी उसे पसंद करते हो। आद्रिका ने चिढ़ते हुए कहा, देखो ऐसा है कि हमारी जिंदगी में प्यार मोहब्बत जैसी चीजों की कोई जगह कभी थी ही नहीं। मीरा के बाबा ने उसकी और हमारी शादी की बात की थी तो हम उसके बारे में सोचने लगे थे और हाँ, चाहने लगे थे उसे। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो तो हमारी शादी तुमसे ही होगी। हाँ, थोड़ा दुख होगा कि हम मीरा को पा ना सके, लेकिन हाँ, तुम हमारी मोहब्बत नहीं हो लेकिन जिद जरूर हो। बचपन से ही हम तुम्हें पाना चाहते थे, अब तुम हमें मिल रही हो तो इसकी खुशी हमें हमारी मोहब्बत खोने से ज्यादा है, व्यास ने कहा। तो आद्रिका गुस्से से लाल होकर कहने लगी, तुम पागल हो क्या? मैं कह रही हूँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम हो कि जिद किए जा रहे हो। जिद? हाँ, जिद ही है कि ये तुम्हारे जाने के बाद हमारे जहन में बढ़ती ही जा रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि नहीं, अभी नहीं, ये राज भी खुलेगा लेकिन शादी के बाद। और वादा है तुमसे मेरा, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर रख देंगे हम। तुम पल पल तड़पोगी खुद को आजाद करने के लिए, मिन्नतें करोगी, लेकिन हम तुम्हें आजाद नहीं करेंगे, ना जीने देंगे और ना ही मरने। व्यास ने गुस्से से लाल होकर आद्रिका का चेहरा पकड़कर कहा और फिर वहां से चला गया। आद्रिका वहीं आश्चर्य से खड़ी रह गई। शाम के समय पंडित जी आए और व्यास और आद्रिका की शादी का मुहूर्त निकालते हुए कहने लगे, अगले महीने की 7 तारीख को शुभ मुहूर्त है। आप लोग राजस्थान में आपके पुश्तैनी गांव कंचबड़ा वहां के शिव मंदिर में शादी कर सकते हैं। उन दिनों उस शिव मंदिर के स्थापना का भी पर्व मनाया जाता है। ठीक है पंडित जी, हम सब शादी की तैयारियां शुरू करवाते हैं, भगवंत सिंह ठाकुर ने खुश होते हुए कहा। तभी वहां आद्रिका आई और कहने लगी, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो लड़की, तुम्हारी शादी व्यास से होकर रहेगी, तो अपना नाटक बंद करो और जाकर शादी की तैयारी करो। मेहर जी ने कहा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आद्रिका ने कहा तो सबने उसे हैरानी से देखा। अब ये क्या कह रही हो? जानती नहीं हो कि बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए? भगवंत सिंह ठाकुर ने कहा। क्या है शर्त तुम्हारी? व्यास ने कुछ सोचते हुए कहा तो सब उसे घूरने लगे। मेरी बस एक ही शर्त है कि नैना को आप सब अगले हफ्ते रुड़की के लिए भेज देंगे। उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं पैदा करे। अगर आप सब उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए वहां भेज देते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आद्रिका ने कुछ सोचते हुए कहा तो सब उसे हैरानी और गुस्से से देखने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम दोबारा उसे वापस नहीं भेज सकते। मोहित चौहान ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं भी ये शादी नहीं करूंगी, कहकर आद्रिका जाने लगी। मंजूर है, हम भेज देंगे तुम्हारी बहन को यहाँ से, व्यास और तेजपाल चौहान ने कहा। तो हॉल में बैठे सारे लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। आद्रिका मुस्कुरा दी और सिर हिलाकर वहां से चली गई। क्या होता है आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM।